नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं एक सीआरपीएफ जवान अजय मलिक से मिला। नक्सल्स के खिलाफ वो लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ाई में अपना पैर खो दिया। मैं उनसे मिला, परिवार से मिला, बहुत कॉन्फिडेंट थे, होप नहीं हारे थे, लड़ना चाह रहे थे। मतलब एक पैर नहीं था तब भी वो जाकर देश के लिए लड़ना चाह रहे थे। और उन्होंने एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जान देने को तैयार हूँ, मगर मेरा जो संगठन है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुझे 15 साल से उसने मुझे प्रमोशन नहीं दी। इस देश में अजय मलिक अकेला नहीं है, लाखों अजय मलिक हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी देश को देते हैं। वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम करते हैं, शहीद होते हैं, डिसेबल होते हैं, मगर उनके जो संगठन है, उनकी लीडरशिप अजय मलिक जैसे लोगों को कभी नहीं मिल सकती। You'll be surprised to know that no paramilitary force in India has been led by an officer who has risen up the ranks of the paramilitary forces. एक भी ऐसी paramilitary force नहीं है जिसकी टॉप लीडरशिप उन्हीं के अंदर से आई है। टॉप लीडरशिप पैरामिलिट्री फोर्सेस पर इंपोज की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। Why is it wrong? Because paramilitary forces have certain skills, certain understandings. I've worked with paramilitary forces now for 20-25 years. They look after my security. They have particular niches they work in. ITBP has a particular skill. BSF has another skill. CRPF has another skill. These skills are valuable. इनका जो अभ्यास है, ये सबसे जरूरी चीज है। और उन्हीं अफसरों को लीडरशिप मिलनी चाहिए जिनके पास ये अभ्यास है। अगर आप बाहर से किसी को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालोगे, उसे ऑर्गेनाइजेशन की जो आत्मा है वो नहीं समझ आएगी। दैट इज द मेन इशू। हाउ कैन वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज स्किल, दैट हैज अंडरस्टैंडिंग, दैट अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली व्हाट इट हैज टू डू, लिव्स इट, एंड देन लास्ट मिनट those people can never lead the organization. I think this is fundamentally wrong and we have opposed it. Supreme Court has opposed it, and now the government is once again overriding the Supreme Court. ये CAPFs के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। I don't understand how you can have an organization, how you can protect an organization's morale that cannot put its own person in position of leadership in that organization. I think it's ridiculous. These people, these boys are being asked to fight terrorism. They're being asked to fight the Naxals. They're being asked to die. They're being injured. And then we are telling them that we refuse to allow you to run your organization. It's ridiculous. And this is why I'm very strongly saying that what the government has done is unfair. I don't understand why they're doing it. There might be other considerations. There might be considerations of elections these days. But they're doing it. मैं भाषण देना चाह रहा था पार्लियामेंट हाउस में। ये इसी दिन इस बिल को लाए जिस दिन मैं असम में टूरिंग कर रहा हूँ। मैंने कल मैसेज भेजा सरकार को कि मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, इसको थोड़ा आप आगे पीछे कर दीजिए। उन्होंने रिफ्यूज किया। वो नहीं चाहते कि मैं पार्लियामेंट हाउस में ये बात बोलूं। मगर मैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े हैं और आपको न्याय मिलना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम आपको न्याय देंगे 100। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जवान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जवान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जवान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जवान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उच्च न्यायालय ने काफी विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय दिया था, आज ये मोदी सरकार बहुमत के बल पर उसे रौंद रही है। वो जवान, वो फोर्स जो हमारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करती है, सीमाओं पे हमारी हिफाजत करती है, इस संसद की हिफाजत करती है, देश की हिफाजत करती है, आज उसके हक को
इस पे डकैती डाल रही है सरकार। और सबसे दुखद पक्ष ये है कि जब कमेटी बनी, इसकी सेलेक्ट कमेटी बनी ज्वाइन, उस समय मौका नहीं दिया गया सीएपीएफ के लोगों को अपनी बात कहने का। ये सारे तथ्य ऐसे हैं जिसमें रौंदा जा रहा है उनके अधिकारों को जो हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। विस्तार से हमारे सभी जो विरोधी दल के लोग हैं उन्होंने बहिष्कार किया, वॉकआउट किया श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कि जब यहाँ सुनना नहीं है, आप वो करने पे आमादा है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट का जिस पर स्पष्ट निर्णय है, रिव्यू है, हर जगह हार जाने के बाद जो ये जिद है, इसके खिलाफ श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हम लोगों ने वॉकआउट किया है। अगर हम देखेंगे किस तरह ये सरकार काम कर रही है तो लगातार ये हर संस्थाओं में नकल कसने का काम कर रही है। वो चाहती है कि सरकारी संस्थाएं हों चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हों, इनके मन मुताबिक चले। इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है। और जिस तरह से कैफ बिल भी जो आ रहा है, जहाँ पे ये हमारे जो सीपीआर, हमारे जो जवान हैं, जो हमारे बीएसएफ में जो फोर्सेस हैं, हमारे जो सीआरपीएफ के लोग हैं, जितनी भी सुरक्षा बल है पुलिस से रिलेटेड, इनके ऊपर भी जिस तरह नकेल कसने का काम कर रहे हैं, जिस तरह जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो, चाहे वो नक्सलवाद के खिलाफ हो, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनको डीमोटिवेट करने के लिए, उनको निरंतर मतलब उनके हक और सम्मान नहीं देने के लिए ये बिल लेकर आया जा रहा है। और इसी श्रेणी में ये जो फॉरेन रेगुलेशन बिल आ रहा है कंट्रीब्यूशंस का, मैं समझती हूँ ये भी कहीं ना कहीं गैर संस्थानिक संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही है उसमें नकेल कसने का काम है सरकार कर रही है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक है ये जो किया जा रहा है और पूरी तरह से नियंत्रण में सरकार सब संस्थाओं को चलाना चाहती है। अब ये हमारे जवान और अधिकारी सीमा पर भी लड़े, आतंकियों से भी लड़े, कोर्ट में भी लड़े और इस सरकार से लड़े। हम नेताओं की जमात ऐसी है कि कोई शहीद हुआ, हम उसके अंतिम संस्कार में चले जाते हैं, शहादत में सम्मान देने। हमारा साथ नेताओं की बिरादरी का तभी तक होता है। हम खाली फोटो खिंचवाते हैं, वो भी इसलिए कि एक पक्ष का नेता वहां चला जाता है तो दूसरे पक्ष का वहां जाना मजबूरी हो जाती है। फिर उसके बाद उनके परिजनों का क्या हाल होता है कोई सुध लेने नहीं जाता। उनके दुख, दर्द, पीड़ा को कोई नहीं जानता। वो आंसू नहीं, उनकी आंखों से खून टपकता है। आईपीएस अधिकारी 15 से 16 साल में 4 से 5 प्रमोशन पाते हैं और जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिलता। क्या सरकार जानती है कि पिछले 5 साल में 4663 जवान और 166 अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है। आप एक दिन साल में जवानों के साथ दिवाली मना लीजिएंगे तो क्या उनका भला होगा? जब जवान सीमा पर सीना तान के आगे बढ़ता है, लेकिन जब उनके हक अधिकार देने की बात आती है तो ये संसद और हम लोग सब पीछे मुड़ जाते हैं। वो अपने एक अधिकार, छोटा सा अधिकार मान रहे कि आप हमको टाइमली प्रमोशन दे दीजिए हुजूर। और इसी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 2003 में उनकी पेंशन भी बंद कर दी थी। श्री संजय यादव। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर 13,000 क्लास 1 के ऑफिसर हैं केंद्रीय फोर्सेस में, 10 लाख से ज्यादा हमारे जवान हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जवानों को अपनी सुविधाओं के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। जहां हम इस फैसले की चर्चा कर रहे हैं, वहीं जनवरी 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय को एक फैसला देना पड़ा और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि पूरे के पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को, केंद्रीय आर्म फोर्सेस जो हैं, इनको ओल्ड पेंशन ओपीएस मिलनी चाहिए। सरकार बजाय इसके कि ओपीएस दे, सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील में चली गई। अब सर्वोच्च न्यायालय से भी अगर ये जीतेंगे तो रिव्यू में जाइएगा, रिव्यू से भी जीत जाएंगे तो फिर से एक बिल ले आइएगा। हमने मान लिया कि आपका बहुमत है, लेकिन ये बहुमत देश की सेना का, देश के हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, केंद्रीय आर्म रिजर्व फोर्सेस हैं, उनका मनोबल गिराने के लिए बहुमत आपका काम कर रहा है। सभापति जी, मंत्री जी ने उनको जो कहने के लिए जो भी नोट्स दिए हैं, शायद वो अधूरे हैं। और दूसरी चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा से ज्यादा डीओपीटी से भी संबंध रखता है। और जो लोग हमारे सीएपीएफ के लोग एक एयरपोर्ट, पोर्ट और सभी सामान्य जनता का
जो संरक्षण करते हैं और हिम्मत से ठहरते हैं, ऐसे लोगों को तबाह करने का ये एक सरकार ने सोचा है। बिल पर बहस हो चुकी है, प्लीज। नो, बिल पे बहस हो चुकी है। देखो साहब, अगर वो सुनना नहीं चाहते, अगर आप भी मुझे मौका नहीं देते, बिल पर बहस हो चुकी है, मैं नियम के तहत कह रहा हूँ। आपसे, आप बड़े अनुभवी आदमी हैं। सर देखिए, इसमें 4 मुद्दे हैं। प्लीज आप ब्रीफली बताएं। वही बता रहा हूँ। लीडर ऑफ हाउस बोलना चाहते हैं, रेपुटेशन का इंस्टीट्यूशनाइजेशन इसमें हो रहा है, ये एक मुद्दा, इसको हम अपोज करते हैं। प्लीज मैं बोला। दूसरा जी, करियर प्रोग्रेशन और मनोबल पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा पॉइंट है। प्लीज कंसल्टेशन एंड रिप्रेजेंटेशन का अभाव इसमें है, ये तीसरा पॉइंट है। स्पिरिट ऑफ जुडिशियल डायरेक्शंस, जो कोर्ट से आदेश आया, धन्यवाद। धन्यवाद, चारों पॉइंट हो गए। धन्यवाद, हो गए चारों पॉइंट। और कोर्ट का पालन करने वाले, कोर्ट का धन्यवाद, चारों पॉइंट हो गए आप। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद ये कहना, नहीं, 1 मिनट, ये आधा मिनट, आपने चारों पॉइंट बता दिए। आपने चारों पॉइंट बता दिए। इसीलिए ये 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखा हूं, और आप इसका उत्तर भी आपके इसमें। धन्यवाद माननीय धन्यवाद माननीय लीडर ऑफ हाउस, आपने बात पूरी कर ली। लीडर ऑफ हाउस सर, लीडर ऑफ हाउस, माननीय विपक्ष के नेता, वो हो गया चारों। माननीय विपक्ष, जो लोग जान देते हैं, धूप में डरते हैं, सर की सौ की देश की हिफाजत करते हैं, हम हमारी रक्षा भी करते हैं, तो इसके लिए हम ये चाहते थे, आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, वहां पर विचार विमर्श होगा, इसमें कमियां क्या है वो भी निकाल देंगे। इसीलिए धन्यवाद। सत्ता पक्ष से भी हम विचार करेंगे। धन्यवाद। अगर ये उत्तर ही नहीं मिला हमको, धन्यवाद, तो मैं नहीं, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन्यवाद। 5 पॉइंट के उत्तर इसमें नहीं है, इसीलिए हम वॉकआउट। महोदय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 इस माननीय सदन के समक्ष केवल एक विधायी प्रस्ताव के रूप में नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और संगठित बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। महोदय, यह विधेयक सीएपीएफ अधिकारियों की सेवा शर्तों में उत्पन्न प्रशासनिक अस्पष्टताओं तथा कैडर प्रबंधन से जुड़ी हुई चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है महोदय, जिससे इन बलों की कार्य कुशलता और मनोबल दोनों को सुदृढ़ किया जा सके। माननीय सदस्यों का हृदय से आभार, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। महोदय, सीएपीएफ का दायरा निरंतर विस्तृत होता गया है। सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस हुई। सीएपीएफ का अलग अलग नियम, दिशा निर्देश और प्रशासनिक उपाय विकसित हुए। अस्पष्टताएं देखने को मिली। सीएपीएफ के संचालन में कई असुविधाएं भी दिखाई पड़ी। संचालन एक सुव्यवस्थित ढांचे के अंतर्गत हो, इसके लिए यह विधेयक महोदय लाया गया है। विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए समय समय पर अलग अलग नियम, दिशा निर्देश तथा प्रशासनिक उपाय विकसित होते चले गए। परिणाम स्वरूप कुछ मामले में प्रक्रियागत विभिन्नताएं और कुछ प्रशासनिक अस्पष्टताएं देखने को मिली। महोदय, सीएपीएफ की कार्य प्रणाली एक विशिष्ट और सुव्यवस्थित कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर पर आधारित है महोदय, जो प्लाटून, कंपनी, बटालियन, सेक्टर, फ्रंटियर तथा उच्च कमांड के
विभिन्न स्तरों के माध्यम से संचालित होती। ऐतिहासिक रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत की संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक सशक्त प्रशासनिक ढांचे की कल्पना की थी। इसी के अनुरूप सीएपीएफ में बेहतर समन्वय, नेतृत्व और कार्य कुशलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की तैनाती की व्यवस्था विकसित हुई है, जिसमें सेना और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इन्हीं परिस्थितियों के संदर्भ में अनुभव किया गया कि भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विषयों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट अम्ब्रेला ढांचा उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य से महोदय यह विधेयक लाया गया है। और 37 किलोमीटर चौड़ी एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी पर इन्होंने अपना एक परमानेंट कैंप बनाया था। 5 साल लड़ सके इतना असला, इतने हथियार, सोलार से वहां लाइट की व्यवस्थाएं, ढेर सारी आईडी बनाने की फैक्ट्रियां और 5 साल का अनाज वहां पर भरा था। 400 से 500 कैडर वहां पर एकत्रित थे। और मान्यवर, मैं आज बड़े संवेदनशीलता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत गर्मी थी मान्यवर। 45 डिग्री टेम्परेचर पहाड़ पर था। पत्थर 10 बत्ते गर्म हो जाता था। शरीर में से 2 लीटर 3 लीटर पसीना बह जाता था। हम जवान को पीने के लिए रेशनिंग में 300 ग्राम पानी देते थे। जवानों ने उफ नहीं की मान्यवर। 21 दिन तक ऑपरेशन चला। 30 से ज्यादा माओवादी मारे गए या सरेंडर किए और ये पूरा असला हमने जब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत कर। मान्यवर, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को मन पूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग कर इनके किले को तोड़ा। ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है और जो तबादले हो रहे हैं उस पर ध्यान देने को कहा है। तबादले मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग। हाँ, वो तो देखिए, वो तो हम बताते हैं, पर ज्ञानेश कुमार को अभी क्या करना है आप हम आज पार्लियामेंट में बताने भी वाले हैं। सीएपीएफ बिल कल आ रहा है, तो सीएपीएफ के हेड जो है ये आईपीएस क्यों रखना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, बार बार कमिटीज ने कह दिया कि सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनका हेड तो उनका कैडर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेपुटेशन से अब आईपीएस ऑफिसर बैठा दिए। अभी बंगाल में देखिए किस लिए लाते, इलेक्शन के लिए लाते। अब बंगाल पे देखिए एक हस्बैंड वाइफ डुओ, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ डुओ 2006 का यूपी कैडर का ऑफिसर, उनको लाके बना दिया है जो कोऑर्डिनेटर होता है सारा सीएपीएफ का। आईपीएस ज्वाइन ही किया है सीएपीएफ वो 26 साल का जनवरी महीना में, ऑलरेडी वो कोऑर्डिनेटर बन के आ गया। उनकी वाइफ जो है वो कलकत्ता में जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई है, और एक कपल है बिहार, हस्बैंड वाइफ कपल बिहार आईपीएस, उनको भी आके बैठा दिए। तो ये यूज करना चाहते हैं सीएपीएफ को वाया द आईपीएस टू डू दिस, इसीलिए हमारे सबको ट्रांसफर करके अपना लोगों को लाते हैं। श्री हनुमान पेनीवाल। सभापति महोदय, आपने सदन के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है वामपंथी उग्रवाद, इस पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। सभापति जी, वामपंथी उग्रवाद ने देश के कई राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को वर्षों तक प्रभावित किया। इस समस्या से न केवल हमारे सुरक्षा बलों के अनायक जवानों की जान ली, बल्कि हजारों निर्दोष नागरिकों का शिकार हुए। 16,000 से ज्यादा अटैक और 2,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इसके अंदर शहीद हुए। मेरी मांग है कि पैरामिलिट्री के अंदर जितनी भी फोर्सेज हमारी लड़ रही है, अगर वो शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा मिलिट्री की भांति मिलना चाहिए। ये मेरी मांग इन लोगों के लिए रहेगी विशेष रूप से। सभापति महोदय, हमारा उद्देश्य केवल
नक्सलवाद को, उग्रवाद को खत्म करना नहीं बल्कि उन परिस्थितियों को समाप्त करना है जिनकी वजह से पैदा हो रहा है। समाज महोदय, हम समस्या का गहराई से विश्लेषण कर पाएंगे कि ये केवल एक वैचारिक संघर्ष नहीं बल्कि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक कारण भी है। जिन क्षेत्रों में वर्षों तक बुनियादी सुविधाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल का अभाव रहा, जहाँ शासन प्रशासन की पहुंच सीमित रही, जहाँ आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया, वहीं इस प्रकार की विचारधाराओं को पनपने का अवसर मिला। यह भी एक कटु सत्य है कि कुछ बाहरी तत्व और संगठित नेटवर्क इन कमजोरियों का फायदा उठाकर युवाओं को गुमराह करते हैं और उन्हें नक्सलवाद और उग्रवाद के अंदर धकेलते हैं। समझ महोदय, 2007 के अंदर केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं रह गई। 2007 में ये देश के भीतर ऐसे इलाके बन चुके थे जहाँ राज्य का अधिकार सिकुड़ रहा था, जहाँ संविधान कागज पर था, जमीन पर नहीं, जहाँ लोकतंत्र की भाषा मतपत्र नहीं बंदूक तय करती थी, लाल गलियारा फैल रहा था इस देश के अंदर, राज्य हिचक रहे थे, प्रशासन पीछे हट गया था। तब कौन आगे आया? तब आगे आई सीआरपीएफ, आगे बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आ गई। यही वो बल थे जिन्हें हमने देश ने सबसे कठिन लड़ाई के अंदर बलों को झोंका। फिर 2010 साल बना जी देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे काला वर्ष कहा जाना चाहिए। इस वर्ष नक्सल हिंसा अपने चरम पर थी। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा में ताड़मेटला 75 सीआरपीएफ के जवान एक साथ शहीद हुए, एक एम्बुश के अंदर शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, आज ये सरकार सीआरपीएफ से बलिदान तो लेती है, लेकिन क्या कभी उसी नैतिक स्पष्टता की जिम्मेदारी लेती है? एक सुविधाजनक मिथक फैलाया जाता है कि जवान लड़ता है और अधिकारी केवल निर्देश देता है। मैं इस सदन के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा सभा महोदय, नक्सलवाद की समाप्ति पर चर्चा हो रही, सरकार अपने उपलब्धि की तरफ पेश करी, लेकिन देश के अंदर एक प्रश्न रखना चाहता हूं, नक्सलवाद समाप्त हुआ नहीं, ये बात की बात है। पहले आप ये बताइए नक्सलवाद पैदा क्यों हो रहा है? ये देश का नौजवान जानना चाहता है। नक्सलवाद तो आप खत्म कर दोगे, ये सही है, और पहले की सरकार ने प्रयास किया, ऐसा नहीं प्रयास हुआ ही नहीं। और ये नक्सलवाद आज भी, अभी मैं मार्च की खबर पढ़ रहा था, सुकमा के अंदर 5 लाख के इनामी को आपने ढेर किया। आज भी कोई सरेंडर करके कह रहा था, इसने कहा आपके बंदूक छोड़कर राजनीति के माध्यम से कई नक्सल नेताओं ने मुख्य धारा में आने का ऐलान किया। मैं आज ही पढ़ रहा था, एक मिनट मैडम, माओवादी कमांडर देव जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उनको लग गया कि बंदूक से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, वो कह रहे हैं। एक मिनट मैडम सुनिए, थोड़ा समय दें मैडम। नहीं, औरों का आज इस सदन में मैडम, नक्सल पर जीत किसी मंत्रालय की मेज पर नहीं लिखी गई, ये जीत लिखी गई है जंगल की मिट्टी में, जीत लिखी गई है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों अधिकारियों के खून से। और इसके आज मैं सरकार से बधाई नहीं, पहले हिसाब मांगना है। मैडम मैं 1 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूं प्लीज। सबको आपने टाइम दिया, थोड़ा समय दे मैडम। आज मिथक तोड़ना चाहते हैं, सीआरपीएफ के कैडर अधिकारियों ने नेतृत्व तो फाइल पर नहीं, आग की रेखा पर सिद्ध किया है। अब इस सदन को बर्बरता की याद दिलाना चाहता हूँ, सुनकर केवल गुस्सा नहीं घृणा पैदा होती है। 2013 के अंदर झारखंड का लातेहार एक सीआरपीएफ जवान शहीद हुआ, उसके बाद एक मिनट सब समाप्त करने दें, उसके बाद भी वो थके नहीं, वो युद्ध नहीं था, राक्षसी क्रूरता थी। एक शहीद सुरक्षा कर्मी के शरीर के भीतर विस्फोटक सामग्री आईडी भर दी गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये क्या चाहिए आपको? जब एक जवान की देर तक को मौत का जाल बना दे गया तो उससे बड़ा बलिदान आप किसे ढूंढे? मेरा आग्रह है कि पैरामिलिट्री के जो जितने भी हमारे जवान लड़ रहे हैं, मैं मैडम 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मैं राजस्थान चाहता हूँ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी के जवान बॉर्डर पे रखवाली करते हैं, मिलिट्री के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर। आपने अग्निवीर के अंदर देश को झोंक दिया, पैरामिलिट्री को झोंकने जा रहे हो। मुझे लग रहा है नक्सलवाद तो खत्म हो जाएगा, कोई नया बेरोजगार से तंग आके नौजवान नया वाद खड़ा नहीं करते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चंद्रशेखर, धन्यवाद। जो नक्सलिज्म के खिलाफ अपनी जान दे रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसको नलीफाई करने के लिए आज माननीय गृह मंत्री जी पास कराएंगे बिल राज्यसभा में। सर आप समझ लीजिए, पीएम जो अपनी जान देते हैं, जो हमारी संसद की, बॉर्डर की, आंतरिक सुरक्षा की, सारे नेताओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वे खुद असुरक्षित हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में हुआ था। उसको रद्द करने के लिए संसद में बिल लाया गया है, आज राज्यसभा में पास होगा। तो कैसे खत्म होगा? कौन जान देगा अपनी? बताइए। आइटम नंबर 19, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक
2026। माननीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर राज्यसभा द्वारा पारित तय रूप में विचार किया जाए। बैठिए बैठिए बैठिए, ज्ञान मत बांटो। कौन सी किताब में लिखा है कि गृह राज्य मंत्री बिल को पास नहीं करते? कौन सी किताब में लिख रहा है बताइए? रूल्स निकालो, नियम प्रक्रिया चलेगा सदन। आपके नहीं कहना कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। नो, ऐसा कभी नहीं देखा सर। श्रीमती महुआ मोइत्रा। बगैर मंत्री के आप चर्चा करा रहे हैं। अमेंडमेंट मूव करते हैं आप। I do move the amendment number 4 that the bill to regulate the rules governing the recruitment and conditions of service of the officers in the Central Armed Police Forces as passed by the Rajya Sabha be referred to a select committee consisting of 15 members with instructions to report by the last day of the first week of the next session of the Lok Sabha. Thank you. ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है, बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। और आज मैं फिर से एक बार इस चर्चा की शुरुआत में जो हजारों युवा मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान कर दिया, वो सभी को मन पूर्वक पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूं।